इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी बुक है स्पर्श भाग 2, जिसका हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र ये जो लिखते हैं बड़े भाई साहब, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रेमचंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। ऐसे आप पहले भी कक्षा में प्रेमचंद्र जी के बारे में जानते हो, लेकिन फिर से जान लो। प्रेमचंद्र, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय के नाम से जन्मे थे। धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय उनको बोला जाता था और हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपात्र जो थे, पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते थे। जो भी इनका पत्रकारिता था वो धनपत राय के नाम से ही करते थे और हिंदी कविता प्रेमचंद्र के नाम से विख्यात हो गया। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह जो किए थे सोजे वतन, मतलब अपने वतन के लिए, तो उसको अंग्रेज अफसरों ने जब्त कर लिया, क्योंकि ये बगावत थी, एक तरह से पूरी बगावत थी। आजीविका के लिए स्कूली मास्टरी भी किए, इंस्पेक्टरी भी किए। मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस और माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया था उस समय। कुछ समय बम्बई, मतलब आज उसको मुंबई बोलते हैं, मुंबई की कल्पना नगरी, जिसको बोलते हैं फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आया, मतलब अच्छा नहीं लगा यार। मतलब ऐसे लोग जिनको फिल्म नगरी भी अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बन चुकी हैं। आज प्रेमचंद्र जी के बारे में बोला जाता है कि ऐसे बहुत सारे रचनाएं किए थे जिसकी वजह से फिल्म बना है और फेमस एक्टर बनाए हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, ये लोग बनाए हैं फिल्म उनके मतलब रचनाओं पे। जैसे में एक आता था ना, ये क्या बोलते हैं, भगत सिंह वाला, वो भी एक तरह से है। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद्र को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। और देखो, आम आदमी के दुख दर्द को बेजोड़ एकदम चित्रित करते थे। एकदम जब कहानी लिखते थे तो एकदम दर्द के भावना को सामने रख देते थे। इसीलिए इनको जीते जी ही लोग कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट लोग कहने लगे। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी, पूरी तरह एकदम बदल डाला कि हिंदी लेखन भी ऐसे लिखा जा सकता है। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिनको अपने जीवन या जगत में केवल प्रताड़न और लांछन ही मिले थे। मतलब ऐसे लोगों को भी अपने साहित्य में जगह दी जिसको लोग हमेशा गरियाते रहते थे, चाहे कोसते रहते थे। उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला था, उन लोगों को ये इंसान बना दिए साहित्य के माध्यम से। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहवासन हुआ। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहवासन, मतलब इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद्र ने जितनी भी कहानियां लिखी, वे सब, जितना भी कहानी आज तक लिखे हैं, वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में, मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान। गोदान मतलब गाय को दान किया जाता था, उसको गोदान बोलते थे। एक तरह से ये पूजा भी है। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम मतलब प्रेम के लिए जो आश्रम क्षेत्र जो होता है उसको प्रेमाश्रम बोलते हैं, प्रेमाश्रम। उसके बाद से सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, क्रियाकलाप, प्रतिज्ञा और मंगल सूत्र अपूर्ण। मंगल सूत्र जो था अपूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण था, मतलब आधा अधूरा है। लेकिन और भी इनकी कहानियां हैं जो आप पढ़ोगे ना, मानसरोवर शीर्षक, उसमें आपको सब मिलेगा। मेरे पास आता है तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जरूर पढ़ाऊंगा। पाठ प्रवेश। चलिए पाठ में प्रवेश करने के लिए कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, बड़े भाई ने कहा। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें न टोकता। ये सब बच्चे के दिमाग में आता है, लेकिन बड़े हो जाते हैं तो खुद टोकना चालू कर देते हैं छोटे बच्चे को।
छोटे थे तो नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बड़े हो गए तो छोटे को बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम तो गलती कर लिए, तू मत करो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो ये सब आम बातें हो जाती है। लेकिन इस भुलावे में, ये जो भुलावा था ना, इस भुलावे में न रहिए, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। ये भ्रम में मत रहो कि बड़े हो जाओगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते हैं। देखो आज 17-18 साल का लड़का सब क्या कर रहा है, सब नशा में चला जा रहा है, नशा करने लग रहा है। तो नशा करने से भी रोकना पड़ता है बाप मतारी को। बाप मतारी उसके लिए धोता भी है, पीटता भी है, कूटता भी है, और कूटेगा भी, मालूम नहीं चलता, नहीं तो जम के पीटोगे बेटा तुमको। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं। घर में सब बड़े होते हैं, वो बेटा छोटा होता है। तुम घर का सबसे छोटा लवंडा सबसे छोटा ही रहता है। जैसे मैं घर का सबसे छोटा हूं, कितना भी बड़ा हो जाता हूं लेकिन छोटा ही रह जाता हूं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं। इस पाठ में भी एक बड़े भाई साहब के बारे में बात करेंगे, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। थोड़ा सा बड़े हैं तो थोड़ा इच्छाएं उनसे ज्यादा हो जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं कि यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। मतलब बड़ा होना एक जिम्मेदारी है। है हम तो ऐसे ऐसे काम करेंगे कि अपने से छोटे भाइयों का मिसाल कायम करें, उनके लिए मिसाल के तौर पर मेरी गिनती हो। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए फिर मैं बड़े भाई साहब, ये जो आदर्श स्थिति था उसको बनाए रखने के लिए बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो गया। बचपन अपना छोड़कर पढ़ाई लिखाई अच्छे काम में लगा दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े भाई साहब। इसमें घमंड भी आता है और घमंड चकनाचूर भी हो जाता है। पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई कहानी है, मजा तो आने वाली ही है। चलिए आपके भाई और आपके बड़े भाई की यादों को मैं यहाँ पर ताजा कर देता हूँ। मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब तो नहीं लिखा है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। कितना? 5 साल। लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। 3 क्लास ही वो हमसे आगे हैं, 3 कक्षा आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तामिल जैसे तमिल, यहाँ पर तामिल लिखा है, तामिल मतलब शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे, एकदम आराम से पढ़ते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना पड़ता था। और ये भावना, पढ़ाई की भावना का जो बुनियाद मतलब उसकी नींव होती है, उसको बहुत मजबूत ढालना पड़ता है, तब जाकर आगे बिल्डिंग बनेगा जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। मतलब 1 साल का काम 2 साल में। ये वो क्लास को पास करने के लिए 1 साल लगता था, ये 2 साल लगाते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। जैसे में 10वीं पास करना है, 9वीं पास करना है, तो 1 साल 2 साल में 3 साल में पास करते थे। और बुनियाद ही पुख्ता ना हो, मतलब नींव ही अच्छा ना हो, तो मकान कैसे पायेदार बनेगा? मतलब मकान फिर कैसे बड़ा बिल्डिंग बनेगा? अगर नींव कमजोर हो तो बड़का भवन बनने से तो भाई भूल जाओ, नहीं बनने वाला हूं। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मैं छोटा था और मेरे भाई साहब बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरी उम्र उस समय 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। मतलब मुझे पीटना, डांटना, निगरानी रखना उनका पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था कि ये सब कर सकते हैं। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझें, और मेरा काम यही था कि वो जो बोले उसको मैं कानून समझ को एकदम पूरा करूं। वह स्वभाव से बड़े
अध्ययनशील थे। वह स्वभाव से बहुत पढ़ाकू थे, बहुत ज्यादा पढ़ाकू। हर दम किताब खोले बैठे रहते थे। भाई साहब को हमेशा देखोगे तो आप किताब हमेशा उनके साथ में भी रहेगा। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो किताब के हाशियों पर चिट्ठियां। देखो, शायद दिमाग को आराम देने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए पढ़ना छोड़ना नहीं, पढ़ना पड़ता है। तो आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे और वैसे ही दिखता था हमेशा। मैं तो उसका मतलब कभी समझ नहीं पाया। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, मतलब एक ही नाम को 10-20 बार लिख डालते, चाहे किसी एक ही वाक्य को खूब लिखते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचनाएं करते जिसमें न कोई अर्थ होता था और न कहीं रोमांच, न कोई पढ़ने में अच्छा वैसे भी लगे, वैसा भी नहीं होता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, मतलब जो बना रहे थे वो देखा मैंने, और स्पेशल अमीना, यहाँ पर बात हो रही है, जब मैंने देखा तो स्पेशल और अमीना समझ में नहीं आया कि वो है क्या। भाइयों भाइयों, वहां पर स्पेशल अमीना लिखा था। भाइयों भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, दरअसल भाई भाई, यही सब लिखा हुआ था। राधे श्याम श्रीयुत, राधे श्याम श्रीयुत, राधे श्याम। एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। ये मैंने समझा। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, समझ में नहीं आया। पर उनसे पूछने का साहस न हुआ और पूछ भी नहीं सकता था। वह 9वीं जमात में थे, मतलब 9वें क्लास में थे, और मैं 5वें क्लास में थे। जमात मतलब क्लास हो गया, उर्दू शब्द है। तो 5वीं में मैं था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात हो गई थी। मैं उनकी रचनाओं को नहीं समझ सकता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, पढ़ना ही नहीं चाहता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पड़ता था। मौके पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। पढ़ना पड़ता था तो 1 घंटे पढ़कर हॉस्टल से बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद कभी कंकड़ियां उछालता तो कभी कागज की तिलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या है, मजे मजे आ जाते थे। तो कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे थे, तो कभी फाटक पर सवार उसे आगे आगे पीछे चलते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे थे, मतलब गाड़ी का आनंद उठा रहे थे देख देख के। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देख कर प्राण सूख जाते थे। जब एक कहले पकड़ेंगे अदम, बोलना तलना चालू कर देंगे, पीटना भी 1-2 उतावल नहीं देते थे। उनका रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। हद तेरी के, अब क्या होगा। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे, मतलब कहाँ गए थे तुम। हमेशा यही सवाल पूछते थे। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा करते थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, बताओ जल्दी। ऐसे ही पूछा करते थे और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। ये बात बोलता ही नहीं कि मैं बाहर जाकर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मेरा चुप रहना ही ये बता देता था कि मेरे गलती का मुझे एहसास है, मुझे मेरी गलती मंजूर है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था, उसके सिवा कुछ ना, कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। मतलब भाई साहब से ये तो, मतलब यहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो मेरे ऊपर स्नेह दिखाएंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। वो तो हमेशा तत्कारना बोलना डांटना ही चालू था उनका, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे बेटे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, और एक हर्फ ना आएगा, मतलब थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई हंसी का खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लें।
नहीं, एरा गहरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अगर ऐसा ही होता तो एरा गहरा नत्थु खैरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। ऐसे मेरे पापा भी बोलते थे, सब गंवारन सन के पीछे, सब गंवारन सन के साथ खेल रहा है। तो उस समय मेरे को खराब लगता था, क्योंकि मैं भी बच्चा था। उस समय खेलना ही मेरा काम था, पढ़ाई तो भैया भूल जाओ। लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि अरे यार, बड़े हो गए हैं, ऐसा बोलता क्यों है लोग? खेलना तो हमारा भाई कर्तव्य है, खेलना चाहिए। लेकिन फिर मुझे समझ में आया बाद में कि हाँ, कुछ मायने था कि वो लोग अपने नजरिए से देखते थे तो गलत लगता था। लेकिन अब देखता हूं दोनों नजरिए से तो कुछ ज्यादा गलत नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा गलत लगता है। एक तरह से सब भाई ही थे अपने, तो ज्यादा कड़वा शब्द हो जाता था कि सब गंवार सन के फेरा में काय पड़े हो, मतलब गांव के भाई थे मेरे। चलो आगे जानते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, यहाँ रात दिन पढ़ना पड़ता है और खूब खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। इतना मेहनत करने के बाद, रात में भी पढ़ने के बाद, खून जलाने के बाद तो यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है, मतलब केवल कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात हो गई है। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगे हो, मतलब मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मतलब तुम कितना बड़का भोंदा हो जी कि तुम मुझे देखकर भी समझ नहीं पाते कि क्या सबक नहीं लेते, कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। बहुत बड़का भोंदा गधा हो तुम तो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन भर रात भर मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। दिन भर देखते हो मेरे को पढ़ते लिखते, नहीं देखते तो ये तुम्हारे आंखों का कसूर है, तुम्हारे बुद्धि का कसूर है कि तुम मुझे लेना नहीं चाहते, मेरी विद्या को लेना नहीं चाहते, मुझे देखना नहीं चाहते। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा जाते वहां पर? इतना मेला हुआ, तमाशे हुआ, बाजार हुआ, मुझे कभी तुमने देखा है जाते हुए वहां पे? बड़े भाई साहब ने कहा, रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, क्या मैंने कभी गया वहां पर? नहीं गया ना। मैं पास नहीं फटकता, मैं वहां पर पास भी नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। यही तो बात है ना कि पढ़ता रहता हूँ, ये देखकर मेरा भाई भी पढ़े, यही बड़े भाई साहब का सोच होता है। तो बड़े भाई साहब अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको बताओ कि ऐसा करना चाहिए, ये कहानी उनको दिखाओ, उनसे पढ़ो कि बड़े भाई साहब ऐसे चेष्टावान होने चाहिए, तब तो समझ में आता ना। उसी पर एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद के वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही 3 साल लगते हैं, मुझे तो दो से 3 साल ही लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े पढ़े रह सकते हो, पढ़े रहोगे। अगर नहीं पढ़े तो जीवन भर यही क्लास में पढ़ते रह जाओगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है। ऐसे ही तुम बर्बाद करना चाहते हो तो चलो करो, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मतलब दादा जो पैसा जमा करके रखे हम लोग के पढ़ाई के लिए, उस पैसे को क्यों बर्बाद करते हो? जाओ घर यार, तुमको कौन यहाँ पर पकड़ कर रखा है? उसके बाद देखो होता क्या है। मैं यह तलाड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, मतलब ये सारी बातें सुनकर आंसू बहाने लगता। और उसके बाद जवाब ही क्या था, उसके अलावा कुछ जवाब तो दे नहीं सकता था। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है, मैं ही सह सकता हूँ ना, दूसरा कोई थोड़ी सहेगा। भाई साहब उपदेश के कला में निपुण थे, बोलने के कला में वो निपुण थे। ऐसे ऐसे लगती बातें कहते, मतलब ऐसे ऐसे कटु बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध होता है, एकदम शरीर के अंदर घुस जाएगा। तो सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते।
और हिम्मत टूट जाती थी। और ऐसे ऐसे शब्द बोले, ऐसे ऐसे वाक्य बोलते थे कि मेरे हृदय मतलब मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, सारी हिम्मत मेरी टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों 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 न घर चला जाऊं। देखो, जिस तरह जान लगाकर लोग मेहनत करते हैं, जहाँ हर चीज छोड़कर मेहनत करते हैं, वैसा मैं नहीं कर पाता हूँ। और निराश होता हूँ तो ये सोचता हूँ मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ, शायद मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है मैं वो क्यों करता हूँ, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं, मतलब उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, मैं मूर्ख हूं, मुझे मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था जितना मेहनत भाई साहब करते थे। लेकिन घंटे तो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते थे, और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, खूब आराम से पढ़ूंगा। उसके बाद चटपट चटपट एक टाइम टेबल बनाता, एकदम फटाके से एक टाइम टेबल बनाता, बिना बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किया नहीं किया जा सकता। अगर नक्शा नहीं होता है तो कोई भी स्कीम, कोई भी काम तैयार किया काम कैसे कर शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले नक्शा मतलब टाइम टेबल बनाना यहाँ पर जरूरी था। टाइम टेबल में खेल कूद का मद बिल्कुल उड़ जाती। टाइम टेबल जब बनता तो खेल कूद का तो उसमें समय ही नहीं बचता था, सब बर्बाद हो जाते थे। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर बाथरूम करके उसके बाद नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाओ। 6 से 8 तक 2 घंटे अंग्रेजी पाठ से 9 तक हिसाब। 9 तक देखो यहाँ पे बात हो रही है, 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ना है, 8 से 9 तक हिसाब मतलब मैथ पढ़ना है इसमें। 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ना है, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना है। 4 से 5 तक भूगोल पढ़ना है, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना है, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना है। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन पढ़ना है। अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंशन होता है तो उसको कंपोजिशन बोलते हैं, कंपोजिशन पढ़ना है। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद करना है, और 9 से 10 तक हिंदी पढ़ना है। 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम कर जाना है। 10 से 11 के बीच में अलग अलग विषय पढ़कर फिर सो जाना है। फिर सुबह का वही टाइम टेबल। अगर आपको भी पढ़ना है तो टाइम टेबल बनाओ, नहीं बनाओगे तो कैसे जिंदगी चलेगी। टाइम टेबल बनाओ, जिंदगी एकदम बेशुमार कटेगी। देखो, मैंने जो टाइम टेबल बनाता हूँ भले उस पर ना जाऊं, लेकिन एक बार पढ़ना पढ़ाना चालू कर दूं ना, तो समझो कि वो खत्म जल्दी होने वाला नहीं है। भले रात का 12 बज जाए, 2 बज जाए, कोई टेंशन नहीं। मेरे रूटीन में खाने का कोई नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। हाँ, एक साइकिलिंग में करता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन खाने का बाथरूम का तो समय ही नहीं होता है मेरे पास। इसी तरह कभी भी चला जाता हूँ, मतलब सुबह उठूंगा, जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, क्योंकि अभी घर में मैं अकेले रहता था ना, तो खाना बनाता था, उसके बाद से मैं अपना काम करता था। पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, आपको समझाना, एडिटिंग, वीडियो, ये सब अलग अलग बातें है। अब इसके आगे मगर टाइम टेबल बन तो जाता था, फिर कायम होता, उस पर काम चलता कि नहीं चलता वो आगे समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरा भाग। तब तक लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह कहानी आपको कैसी लगी।